सामाजिक सांस्कृतिक सुधार आंदोलनों का अवलोकन। सर सैयद अहमद खान एवं अलीगढ़ आंदोलन। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजी सरकार ये मानने लगी कि इस विद्रोह में मुख्य षड्यंत्रकर्ता मुसलमान थे। कालांतर में वहाबी आंदोलन के प्रति सरकार विरोधी रुख से यह धारणा और बलवती हो गई, किंतु बाद में ब्रिटिश सरकार यह महसूस करने लगी कि उस समय राष्ट्रवादी आंदोलन की गति जिस तरह से जोर पकड़ने लगी थी, उसका सामना करने के लिए शीघ्र ही कोई कदम उठाना अपरिहार्य हो गया था। इन्हीं परिस्थितियों में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद का मुकाबला करने के लिए सरकार ने मुसलमानों को सहयोगी के रूप में इस्तेमाल करने का निश्चय किया, लेकिन यह सहयोग तभी प्राप्त किया जा सकता था जब मुसलमानों को सशक्त बौद्धिक विचारों से प्रभावित किया जाए। इस समय मुसलमानों का एक वर्ग, जिसका नेतृत्व सर सैयद अहमद खान कर रहे थे, सरकारी संरक्षण एवं सहयोग प्राप्त करने के पक्ष में था, जिससे मुसलमानों में शिक्षा का प्रसार कर रोजगार वृद्धि की जाए ताकि मुस्लिम समाज की दशा में सुधार हो सके। सर सैयद अहमद खान का जन्म 1817 में दिल्ली में एक प्रतिष्ठित मुस्लिम परिवार में हुआ था। वे ब्रिटिश शासन के अधीन न्यायिक सेवा के एक अंग्रेज भक्त नौकरशाह थे। 1876 में सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के पश्चात 1878 में वे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने। अंग्रेज़ों के प्रति उनके समर्पण से प्रसन्न होकर 1888 में अंग्रेज सरकार ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की। उन्होंने अपील की कि कुरान की शिक्षाओं की व्याख्या पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा के दृष्टिकोण से की जाए। उन्होंने घोषित किया कि कुरान ही मुसलमानों की एकमात्र धार्मिक कृति है और सभी अन्य इस्लामिक रचनाएं इसके समक्ष गौण हैं। उन्होंने कुरान की व्याख्या समसामयिक बौद्धिक तर्कों और ज्ञान के प्रकाश में की। उनके मतानुसार पवित्र कुरान की कोई भी व्याख्या जो मानवीय तर्क बुद्धि से मेल नहीं खाती, वह वस्तुतः गलत व्याख्या है। उन्होंने मुसलमानों से आग्रह किया कि वे गलत रीति रिवाजों का अनुसरण न करें। उनके अनुसार कोई भी धर्म ग्रहण करने के योग्य होना चाहिए, अन्यथा यह समाप्त हो जाता है। उन्होंने धार्मिक रीति रिवाजों का अंध रूप में अनुसरण करने को गलत बताया। सैयद अहमद खान एक उत्साही शिक्षाविद थे। उन्होंने कस्बों में स्कूल खोले तथा अनेक पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद किया। 1875 में अलीगढ़ में उन्होंने मॉम्डन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। उन्होंने स्त्रियों में साक्षरता बढ़ाने, उन्हें शिक्षित करने के क्षेत्र में भी अथक परिश्रम किया। वे मुसलमानों में पर्दा प्रथा तथा बहुपत्नी प्रथा को घोर विरोधी थे। उन्होंने तलाक में स्त्रियों की भी सहमति लेने की मांग की तथा पीरी एवं मुरीदी की प्रथा के कड़े शब्दों में निंदा की। वे हिंदू एवं मुसलमान दोनों धर्मों में एकता के समर्थक थे। उन्होंने कहा, हिंदू एवं मुसलमान दोनों ही एक देश के हैं और एक राष्ट्र हैं। देश की प्रगति और भलाई हमारी एकता और प्रेम पर निर्भर है। उन्होंने तर्क दिया कि मुसलमानों को सर्वप्रथम शिक्षा प्राप्त कर नौकरियां प्राप्त करना चाहिए, जिससे वे हिंदुओं की बराबरी कर सकें, जो पहले से शिक्षित होकर विभिन्न अवसरों का लाभ उठा रहे हैं। एक सक्रिय राजनीतिज्ञ के रूप में उनका विश्वास था कि मुसलमानों को अंग्रेज़ों से अपने संबंध सुधारने चाहिए, तभी उनके हितों की पूर्ति हो सकती है। इसलिए उन्होंने मुसलमानों की ऐसी किसी भी राजनीतिक गतिविधि का विरोध किया जो अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो। दुर्भाग्यवश मुसलमानों में शिक्षा के प्रसार एवं रोजगार के मुद्दे को लेकर वे अंग्रेजी शासन के इतने वशीभूत हो गए कि उन्होंने अंग्रेज़ों की फूट डालो एवं राज करो जैसी नीति का भी समर्थन प्रारंभ कर दिया। बाद के वर्षों में तो उनके सांप्रदायिक रुख में आश्चर्यजनक परिवर्तन आ गया। कभी हिंदुओं और मुसलमानों को भारत की दो सुंदर आंखों की संज्ञा देने वाले सर सैयद अहमद खान हिंदुओं के बिल्कुल विरुद्ध हो गए तथा उन्होंने हिंदुओं की निंदा प्रारंभ कर दी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हिंदुओं के अधीन मुसलमानों का उत्थान कभी नहीं हो सकता। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका में किया। अलीगढ़ आंदोलन ने शिक्षित मुसलमानों के बीच उदार एवं आधुनिक पद्धति का विकास किया, जो कि मॉम्डन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ पर आधारित था। इसके मुख्य उद्देश्यों में इस्लाम के दायरे में रहकर भारतीय मुसलमानों के बीच आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना तथा मुस्लिम समाज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, दास प्रथा, तलाक इत्यादि के क्षेत्र में सुधार लाना था। इस आंदोलन के समर्थकों की विचारधारा कुरान की उदार व्याख्या पर आधारित थी।
इन्होंने मुस्लिम समाज में आधुनिक एवं उदार संस्कृति को प्रोत्साहित करने का प्रयत्न किया। वे आधुनिक पथ पर चलकर इस्लामिक समाज का आधुनिकीकरण करना चाहते थे। इस प्रकार अलीगढ़ आंदोलन तत्कालीन समय में मुस्लिम सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बन गया। देवबंद स्कूल दारुल उलूम, यह भी एक प्रकार का मुस्लिम धार्मिक आंदोलन था जिसे मुस्लिम धर्म के रूढ़िवादी उलेमाओं द्वारा प्रारंभ किया था। इस आंदोलन के दो मुख्य उद्देश्य थे: कुरान एवं हदीस की शिक्षाओं का मुसलमानों के मध्य प्रचार प्रसार करना, विदेशी आक्रांताओं एवं गैर मुसलमानों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध जिहाद को प्रारंभ रखना। देवबंद स्कूल की स्थापना तत्कालीन संयुक्त प्रांत के सहारनपुर जिले में देवबंद नामक स्थान में 1866 में मोहम्मद कासिम नानोतवी 1832 से 1880 एवं राशिद अहमद गंगोही 1828 से 1905 ने संयुक्त रूप से की थी। ये दोनों मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेता थे। यह आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन के विरुद्ध था। इसने अलीगढ़ आंदोलन द्वारा मुस्लिम समाज का पाश्चात्यकरण करने एवं उदार रुख अपनाने के रवैये का कड़ा विरोध किया तथा मुस्लिम समुदाय का नैतिक एवं धार्मिक उत्थान करने की वकालत की। इसने अलीगढ़ आंदोलन के अनुयायियों द्वारा अंग्रेज सरकार का समर्थन करने के कार्य की भी निंदा की। राजनीतिक मोर्चे पर देवबंद स्कूल ने 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया तथा सर सैयद अहमद खान के संगठन संयुक्त राष्ट्रवादी संघ एवं मोमडन एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन के खिलाफ फतवा जारी किया। यह आंदोलन सर सैयद अहमद खान द्वारा मुस्लिम समाज सुधार हेतु किए जा रहे कार्यों का कड़ा विरोधी था तथा इसने सैयद अहमद के प्रयासों को मुस्लिम समाज के लिए आत्मघाती बताया। मोहम्मद उल हसन ने अपने नेतृत्व में देवबंद स्कूल के धार्मिक विचारों को नया राजनीतिक एवं बौद्धिक स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने इस्लामिक सिद्धांतों एवं राष्ट्रवादी प्रेरणा के समन्वयन हेतु सराहनीय प्रयास किए। बाद में जमात उल उलेमा ने हसन के विचारों को नए स्वरूप में ढाला, जिससे कि राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्रवादी उद्देश्यों को क्षति पहुंचाए बिना मुसलमानों के धार्मिक एवं राजनीतिक हितों की रक्षा हो सके। देवबंद स्कूल के एक अन्य समर्थक शिबली नुमानी का मत था कि शिक्षा की पद्धति में अंग्रेज एवं यूरोपीय विज्ञान का भी सम्मिलन किया जाए। उन्होंने 1894 से 96 में लखनऊ में नदवतुल उलेमा एवं दारुल उलूम की स्थापना की। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आदर्शों में विश्वास करते थे तथा हिंदू एवं मुस्लिम एकता के समर्थक थे। उनका मत था कि दोनों धर्मों में एकता से ही राष्ट्र में दोनों समुदाय के लोग आपसी सद्भाव से रह सकते हैं तथा प्रगति कर सकते हैं। पारसी सुधार आंदोलन। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त पारसियों के एक समुदाय ने 1851 में रहनुमाई माजदायासनान सभा गठित की। इसका उद्देश्य पारसी समाज का पुनरुद्धार तथा पारसी धर्म की प्राचीन सभ्यता को पुनर्स्थापित करना था। इस आंदोलन के नेताओं में नौरोजी फरदौनजी, दादा भाई नौरोजी, के.आर. कामा एवं एस.एस. बंगाली प्रमुख थे। इस सभा के संदेशों को पारसियों तक पहुंचाने के लिए एक पत्रिका रास्त गोफ्तार प्रारंभ की गई। पारसी धर्म की मान्यताओं रीति रिवाजों में इस सभा ने अनेक परिवर्तन सुधार किए। इसने पारसी महिलाओं की स्थिति सुधारने का भी प्रयास किया तथा विभिन्न बुराइयों जैसे पर्दा प्रथा इत्यादि का विरोध किया। सभा स्त्रियों के विवाह की आयु में वृद्धि तथा स्त्रियों में शिक्षा को बढ़ावा देने की पक्षधर थी। कुछ समय पश्चात भारतीय समाज में पारसी एक नए पाश्चात्य सभ्यता से ओतप्रोत कारक के रूप में सामने आए। सिख सुधार आंदोलन। 19वीं शताब्दी में भारत में चल रहे विभिन्न धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों से सिख समुदाय भी अछूता नहीं रह सका तथा इसमें भी विभिन्न समाज एवं धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए। 1873 में अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसके मुख्य दो उद्देश्य थे: सिखों के लिए आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित करना तथा सिख धर्म के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली ईसाई मिशनरियों एवं हिंदू रूढ़िवादियों के विरुद्ध संघर्ष करना। अपने प्रथम उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभा ने पूरे पंजाब में खालसा स्कूलों की स्थापना की, लेकिन सिंह सभा के प्रयासों में गतिशीलता तब आई जब अकाली आंदोलन प्रारंभ हुआ। दूसरे, गुरु की शिक्षाओं के विरुद्ध प्रत्येक बात को नकार दिया गया और सिख सिद्धांतों के साथ संगत समझे जाने वाले स्थलों प्रथाओं को स्थापित किया गया। अकाली आंदोलन गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। सिंह सभा आंदोलन की ही एक शाखा थी। अकालियों का मुख्य उद्देश्य गुरुद्वारों का प्रबंध सुधारना था। वे गुरुद्वारों को उन भ्रष्ट उदासी महंतों से मुक्त कराना चाहते थे जो सरकारी संरक्षण की आड़ में विभिन्न प्रकार के भ्रष्ट कार्यों में लिप्त थे।
1921 में अकालियों ने एक नया असहयोग एवं अहिंसक आंदोलन प्रारंभ किया, लेकिन अकालियों को प्रमुख सफलता तब मिली जब 1922 में 1925 में संशोधित बहुप्रतीक्षित एवं लोकप्रिय सिख गुरुद्वारा एक्ट पास हुआ। इस एक्ट द्वारा गुरुद्वारों का प्रबंध सिखों की शीर्ष संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी SGPC को सौंप दिया गया। अकाली आंदोलन एक क्षेत्रीय आंदोलन था, लेकिन यह सांप्रदायिक नहीं था। कालांतर में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी समय समय पर अकाली नेताओं ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध आवाज़ उठाई तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में सराहनीय भूमिका अदा की। थियोसोफिकल आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत दो पाश्चात्य बुद्धिजीवियों मैडम HP ब्लावेटस्की 1831 से 1891 एवं कर्नल MS अलकाट ने की। ये दोनों भारतीय विचारों एवं भारतीय संस्कृति से गहरे प्रभावित थे। 1875 में अमेरिका में इन्होंने थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की, किंतु 1882 में इन्होंने सोसाइटी का मुख्यालय मद्रास के निकट अडयार नामक स्थान में परिवर्तित कर दिया। इसके अनुयायी ईश्वरीय ज्ञान को आत्मिक हर्षोन्माद एवं अंतर्दृष्टि द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करते थे। उनका मानना था कि ध्यान, योग एवं चिंतन जैसे माध्यमों द्वारा व्यक्ति की आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जा सकता है। वे हिंदू धर्म के पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धांत पर भी विश्वास करते थे। उन्होंने उपनिषद, सांख्य, योग, वेदांत के विचारों को अति महत्वपूर्ण बताया। सोसाइटी का उद्देश्य प्रजाति, नस्ल, लिंग, जाति एवं रंग में भेदभाव किए बिना सभी लोगों के कल्याण के लिए प्रयत्न करना था। इसने प्रकृति एवं मानव शक्ति के अनसुलझे रहस्यों की भी व्याख्या करने का प्रयास किया। सोसाइटी ने मुख्यतः हिंदू धर्म की प्राचीन विरासत एवं पहचान को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया। इसने बाल विवाह का विरोध किया और जातिगत भेदभाव के उन्मूलन, दलितों के उत्थान, विधवाओं की हालत में सुधार का समर्थन किया। 1907 में कर्नल अलकाट की मृत्यु के पश्चात एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष चुनी गई। एनी बेसेंट की अध्यक्षता में सोसाइटी की लोकप्रियता में और ज़्यादा वृद्धि हुई। एनी बेसेंट 1893 में भारत आई। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की आधारशिला रखी और उसकी प्रगति के लिए भरसक प्रयत्न किया। इस स्कूल में हिंदू धर्म एवं पाश्चात्य वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यही स्कूल आगे चलकर कॉलेज और अंततः 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में परिणत हो गया। एनी बेसेंट ने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किया। थियोसोफिकल सोसाइटी ने विभिन्न धर्मों को मजबूत करने की वकालत की तथा शिक्षित हिंदुओं को हिंदू धर्म की प्राचीन समृद्ध विरासत से अवगत कराया। किंतु अपने अर्थपूर्ण उद्देश्यों एवं सराहनीय प्रयत्नों के पश्चात भी थियोसोफिकल सोसाइटी किसी ऐसे कार्यक्रम या आंदोलन को जन्म देने में असफल रही जिसके हिंदू धर्म या समाज में दूरगामी प्रभाव हो। यह किसी बड़े परिवर्तन को अंजाम देने में भी असफल रही। सोसाइटी के अनुयायी भी पाश्चात्य वर्ग के रूप में समाज का छोटा हिस्सा ही थे। धार्मिक परिवर्तनवादी के रूप में भी थियोसोफिकल समर्थकों को ज़्यादा सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन हिंदू धर्म की समृद्ध विरासत से लोगों को अवगत कराकर तथा प्राचीन धर्म, दर्शन और विज्ञान की महत्ता प्रतिपादित कर सोसाइटी ने लोगों के मन में राष्ट्रवाद की प्रेरणा जागृत की। इस प्रेरणा ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन करने की चेतना भारतीयों में जागृत की। दूसरे दृष्टिकोण से यह भी माना जाता है कि थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारतीयों को उनके परंपरागत रीति रिवाजों एवं दर्शन में बांधे रखा तथा उनकी समृद्धता का गुणगान करके उनमें गर्व का भाव भर दिया। सुधार आंदोलनों का महत्व। सकारात्मक पहलू। समाज के रूढ़िवादी वर्ग ने विभिन्न समाज सुधारकों के द्वारा वैज्ञानिक विचारधाराओं को सामाजिक धार्मिक स्वरूप देने के प्रयासों का अत्यंत कड़ा विरोध किया। इसके कारण अनेक समाज सुधारकों को अपमानित होना पड़ा, उनकी निंदा की गई, उन पर अभियोग लगाए गए, उनके विरुद्ध फतवे जारी किए गए तथा कुछ एक की तो हत्या करने की चेष्टा भी की गई। किंतु तीव्र विरोधों के बावजूद भी इन सुधार आंदोलनों ने लोगों में स्वतंत्रता और समानता का भाव जागृत किया। इसने लोगों को महसूस करने हेतु प्रेरित किया कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, इसलिए स्वतंत्रता का अधिकार उसे ईश्वर प्रदत्त है तथा कोई भी व्यक्ति, समाज या शासन इस पर रोक नहीं लगा सकता। आंदोलन ने समाज में पुरोहितों के एकाधिकार को कड़ी चुनौती दी। धार्मिक ग्रंथों के विभिन्न भाषाओं में किए गए अनुवाद से लोग विभिन्न धर्मों का अध्ययन कर सके तथा उनमें यह विश्वास जगा कि धार्मिक रीति रिवाजों के पालन एवं धार्मिक अनुवाद का कार्य प्रत्येक मनुष्य स्वयं कर सकता है।
प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह ईश्वर की उपासना या चिंतन कर सकता है तथा इस कार्य के लिए उसे किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। इसने लोगों में किसी भी नियम को तर्क वितर्क के आधार पर परखने की समझ विकसित की। सुधार आंदोलनों ने विभिन्न धर्म के लोगों को उनकी समृद्ध धार्मिक विरासत से अवगत कराया, जिससे उनमें यह हीन भावना दूर हो सके कि उनका धर्म पिछड़ा हुआ या अविकसित है। इसने मध्य वर्ग में नई समझ एवं चेतना जागृत की तथा उसके हृदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उदय में आंदोलनों के फलस्वरूप यह स्पष्ट हो गया कि शोषण एवं भेदभाव का शासन लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकता तथा इसके विरुद्ध तीव्र जनाक्रोश होता है। इसने तत्कालीन परिस्थितियों में पाश्चात्य ज्ञान एवं विज्ञान की महत्ता को रेखांकित किया, जिसके फलस्वरूप विभिन्न शिक्षा संस्थानों में इन विषयों का पठन पाठन प्रारंभ हुआ। पाश्चात्य जगत के ज्ञान से भारतीयों ने तुलनात्मक अध्ययन के फलस्वरूप पाया कि उनका धर्म एवं संस्कृति अपने आप में महान विरासत संजोए हुए है तथा वे पश्चिम से किसी भी प्रकार कम नहीं है। आंदोलन ने सामाजिक भेदभाव शोषण पर कड़े प्रहार किए तथा इसके विरुद्ध संघर्ष करने की चेतना लोगों में जागृत की। पुरातन अव्यवहारिक रीति रिवाजों परंपराओं को छोड़ने की अपील आंदोलनकारियों ने लोगों से की तथा बताया कि वे परंपराएं मौलिक ही वास्तविक हैं जो समय के साथ प्रासंगिक बने रहें। लोगों को चेताया कि पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति का अंधा अनुकरण न करें। भारत के बौद्धिक धार्मिक पृथक्करण को समाप्त किया, तत्कालीन विश्व के साथ इसका संपर्क स्थापित किया। समाज सुधारकों ने लोगों से अपेक्षा की पाश्चात्य ज्ञान परंपराओं का अनुपालन अपनी धर्म एवं संस्कृति के अनुरूप करेंगे। लोगों की शक्ति एवं आंदोलन करने की प्रवृत्ति को नया स्वरूप दिया। उपनिवेशी शासन के तले बिल्कुल असहाय होकर रह गई थी। कालांतर में इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप भारतीयों में यह समझ विकसित हुई कि वे स्वतंत्र हैं तथा विदेशी शासन के बोझ तले उन्हें नहीं रहना चाहिए। समाज सुधारकों ने स्त्रियों की दशा सुधारने, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने में सराहनीय कार्य किया। समाज सुधारकों ने तत्कालीन समाज में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों, सती प्रथा, बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा, पर्दा प्रथा इत्यादि पर कड़े प्रहार किए। काफ़ी हद तक उन्मूलन में सफलता हासिल की। प्रयत्न था कि विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिली, विधवाओं की दशा में सुधार हुआ। दलितों पिछड़ों की दशा सुधारने तथा उन्हें समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिलाने में समाज सुधारकों ने अथक प्रयास किए। इस प्रकार सुधार आंदोलनों का चरण भारतीय इतिहास में एक चरण था जिसने केवल भारतीय समाज धर्म को नई दिशा दी, अपितु भारतीय इतिहास में नए अध्याय का समावेश किया। इन आंदोलनों का प्रतिफल था कि उपनिवेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष करने पूरा भारतीय समाज उठ खड़ा हुआ तथा जड़ से उसे उखाड़ फेंका। नकारात्मक पहलू 19वीं सदी के सुधार आंदोलन मुख्यतया शहरी मध्यम उच्च वर्ग तक ही सीमित रहे तथा कोई भी आंदोलन देश के गांव और किसानों तथा शहरों के गरीब लोगों तक नहीं पहुंच सका। इसके अतिरिक्त आंदोलनों के कार्यकर्ताओं ने पीछे देखने या अतीत की महानता और अपने अपने धर्म ग्रंथों से प्रमाण देने की प्रवृत्ति का सहारा लिया। उनकी इन प्रवृत्ति ने लोगों में सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजित होने की गलत परंपरा को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ा दिया। अनेक इतिहासकारों का मत है कि देश में अन्य अनेक कारणों के साथ साथ इन आंदोलनों ने भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। सुधार आंदोलनों में संस्कृति के कुछ चुनिंदा पहलुओं को ज़्यादा महत्व दिए जाने से संस्कृत के अन्य क्षेत्र जैसे स्थापत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला इत्यादि उपेक्षित हुए। हिंदू समाज सुधारक अपनी विचारधारा में प्राचीन इतिहास संस्कृति में ही संकुचित होकर रह गए तथा उन्होंने मध्यकालीन इतिहास को बिल्कुल भुला दिया, जबकि भारतीय इतिहास में मध्यकाल का अपना एक विशेष स्थान है तथा इसकी अनेक गौरवशाली उपलब्धियां रही हैं। प्राचीन संस्कृति का अतिशय गुणगान करने से जातियां इसके विरुद्ध हो गई, जिनके पूर्वज प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के शोषण उत्पीड़न के शिकार रहे थे। प्राचीन काल में पुरोहितों का सामाजिक एकाधिकार वर्चस्व था। कई जातियां, विशेष रूप से निम्न जातियां, आंदोलनों में सक्रिय नहीं हुई। कई मुस्लिम मध्यवर्गीयों ने मुस्लिम समाज का पाश्चात्यकरण किए जाने के प्रयासों को उच्च वर्ग के हितों का पक्ष पोषण माना। इसे मध्य एशिया की मुस्लिम सभ्यता एवं संस्कृति को नीचा दिखाने का प्रयास समझा। धार्मिक सुधारकों द्वारा केवल अपने धर्म की श्रेष्ठता स्थापित करने के प्रयास से सांप्रदायिक सौहार्द को धक्का लगा तथा लोगों में आपसी भाईचारा कम हुआ। कालांतर में इसी मनोधारणा से लाभ उठाकर अंग्रेजों ने भारतीय समाज को विभाजित करने के कुत्सित प्रयत्न आरंभ कर दिए, जिसकी दुखद परिणति देश के विभाजन के रूप में सामने आई।